हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी टॉपिक था, इसलिए मैं आप लोगों को ये पिक की सहायता से, इसकी हेल्प से आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे चीज़ें आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, बहुत ही छोटे में इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने कोशिश की है। अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए स्नायु की रचना। ठीक है, तो स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग क्या है? तो हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम का मुख्य केंद्र क्या है? तो यह है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, स्नायु तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र क्या है? मस्तिष्क। यहीं से सारी क्रियाएं जो है वह संचालित होती है। कहाँ से? मस्तिष्क से। ठीक है, तब देखिए आगे देखिए, तो जो स्नायु है, स्नायु तंत्र है, ये हमारे शरीर में एक पूरे जाल की भांति फैला हुआ है और शरीर के प्रत्येक अंग से यह जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक पूरे जाल की भांति स्नायु जो है, स्नायु तंत्र हमारी बॉडी में फैला हुआ है और हर शरीर के हर एक भाग, हर एक अंग से यह जुड़ा हुआ है। और इन सब का केंद्र क्या है? तो इन सब का केंद्र है मस्तिष्क। यहीं से ये सारी क्रियाएं जो है वह संचालित होती है। तो स्नायु तंत्र हमारी बॉडी में पूरे जाल के जैसे फैला हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए मस्तिष्क। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन से? बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्षक। इन सबको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि स्नायु जो है, स्नायु की रचना और स्नायु कोशिका क्या होती है? स्नायु कोशिका। ठीक है, तो स्नायु संस्थान का मुख्य अंग है मस्तिष्क, यानी मुख्य केंद्र है मस्तिष्क। या मैंने अभी बताया। तो मस्तिष्क का समस्त अंगों के साथ संबंध एक प्रकार की नाड़ियों द्वारा होता है। यह नाड़ियां पूरे हमारे बॉडी में जाल के जैसे फैली होती हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो यह न्यूरॉन स्नायु संस्थान या तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। ध्यान से समझिएगा, जिस तरीके से हमारी बॉडी में कई तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जैसे पेशी कोशिका, रक्त की कोशिका, अस्थि कोशिका, उसी तरीके से तंत्रिका कोशिका भी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिका की एक बात यह है कि तंत्रिका कोशिका हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका इस तरीके से देखिए, यह इस तरीके से हमारी बॉडी में फैली हुई है। तो इसका जो ये सबसे बड़ी कोशिका है हमारी बॉडी की, कौन सी? तंत्रिका कोशिका। ध्यान से समझिएगा। तो ये तंत्रिका कोशिका कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जो ये कार्य करने की इसकी इकाई है, यानी जो स्नायु तंत्र है, इसकी कार्य करने की इकाई क्या है? तो यह तंत्रिका कोशिका है, जिसे कि न्यूरॉन भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, न्यूरॉन कहते हैं या फिर स्नायु कोशा। हिंदी में स्नायु कोशा और इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका की मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। जिस तरीके से हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका भी कई तरीके की पाई जाती है, उसमें भी यह कौन सा है? यह है तंत्रिका कोशिका, जो कि हमारे बॉडी में पूरी जो है यह देखिए फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका और अन्य कोशिकाओं में क्या डिफरेंस पाया जाता है? ठीक है, ये अंतर जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, बस मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। तो ध्यान से समझिएगा, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क तथा स्नायु संस्थान की एक ऐसी कोशिका है जिनकी क्षति हो जाने पर यह पुनः निर्मित नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, जो न्यूरॉन एक बार नष्ट हो जाता है, उन्हें किसी भी चिकित्सा या औषधि या फिर पौष्टिक पदार्थों द्वारा पुनः निर्मित करना क्या है? असंभव है। ठीक है, ध्यान से देखिए, शिशु के जन्म के पश्चात किसी कारणवश इनके नष्ट हो जाने या परिणाम जीवन पर्यंत जो है इसके लिए कष्टदायी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यदि जन्म होने पर किसी शिशु का एक पैर अपाहिज होता है तो वह जीवन भर अपाहिज भी बना रहेगा। कहने का ये मतलब है कि जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका अगर एक बार खराब हो जाती है तो वह कभी भी रिपेयर नहीं होती है। जिस तरीके से हमारी बाकी कोशिकाएं, शरीर की बाकी कोशिकाएं थोड़ी नष्ट हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है? वो खुद से रिपेयर हो जाती हैं। हम दवा खाते हैं, अच्छी खुराक लेते हैं, तो क्या हो जाती है? चीज़ें जो है वो यथा स्थान पे आ जाती है, यानी कि पहले की तरह हो जाती है। लेकिन अगर तंत्रिका कोशिका को जरा सा भी नुकसान होता है तो वह क्या होता है? वह अपनी स्थिति पुनः वापस नहीं ले सकता है, चाहे जितनी भी दवाइयाँ हम लोग कर लें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यह अंतर है
न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका और बाकी कोशिकाओं में। तो आई थिंक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नर्वस सिस्टम है उसके यानी हमारे मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग है। एक तो बृहद मस्तिष्क, दूसरा है लघु मस्तिष्क और तीसरा है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, जिसे कि सुषुम्ना शीर्षक भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। काम से चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यानी कि बृहद मस्तिष्क के कौन से काम होते हैं, लघु मस्तिष्क के कौन से काम होते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन जो है वह निकल के आते हैं। तो बस उन्हीं पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बृहद मस्तिष्क, जिसे कि इंग्लिश में सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश भी याद रखिएगा कि सेरिब्रम किस भाग को कहते हैं। तो सेरिब्रम बृहद मस्तिष्क को कहते हैं। बृहद मस्तिष्क हमारी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमारे मस्तिष्क का सबसे ज्यादा स्थान घेरे हुए रहता है। ठीक है, तो मस्तिष्क के ऊपरी बाहरी क्षेत्र को बृहद मस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यानी प्रमस्तिष्क, बृहद मस्तिष्क, सेरिब्रम, ये सारी चीजें एक ही को कहते हैं। यह समस्त मस्तिष्क का लगभग 3/5 भाग तथा बाएं व दाएं गोलार्धों में विभक्त होता है। देखिए इस तरीके से आप लोगों को पता होगा, इस तरीके से यहाँ बीच में जो है ये खोखला होता है और यहाँ पर इधर से मस्तिष्क और इधर से मस्तिष्क, यानी कि यह बृहद मस्तिष्क जो है यह हमारे बॉडी का नहीं, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यह है सेरिब्रम का। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। आगे देखते हैं। तो एक तो होता है दायां गोलार्ध, दूसरा होता है बायां गोलार्ध। ठीक है, तो दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग को तथा बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है। यानी दायां गोलार्ध है तो यह शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करेगा और बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करेगा, यानी जिस भाग में है उसको कंट्रोल यह नहीं करेगा। ठीक है, अपोजिट साइड में इसका कंट्रोल होता है प्रमस्तिष्क का। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बृहद मस्तिष्क का मुख्य काम कौन कौन सा है। तो देखिए हृदय, फेफड़ों, आंतों तथा विभिन्न इंद्रियों यानी हमारी इंद्रियों आदि के कार्य बृहद मस्तिष्क के विशेष केंद्रों द्वारा नियंत्रित व संचालित होते हैं। ठीक है, बृहद मस्तिष्क क्या क्या करता है, तो हृदय, फेफड़ा, आंत और हमारी इंद्रियों के जो कार्य है वह बृहद मस्तिष्क यानी सेरिब्रम द्वारा जो है वह संचालित किए जाते हैं। बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना, उन अंगों को विशेष प्रकार से गतिशील व क्रियाशील बनाए रखना बृहद मस्तिष्क का ही कार्य है। शारीरिक क्रियाशीलता के अतिरिक्त, शारीरिक क्रियाशीलता भी इसी के अंतर्गत आती है, तो शारीरिक क्रियाशीलता के अतिरिक्त सोचने, समझने, स्मरण शक्ति, विवेक, विभिन्न भावनाएं, संवेग, ये सभी कहाँ से, तो ये सभी उत्पत्ति मस्तिष्क द्वारा ही होती है। काम याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। संवेदनाओं को ग्रहण करना तथा अंगों का संचालन करके उन्हें क्रियाशील बनाए रखना भी इसी का काम है। शारीरिक कार्यों का संचालन, इच्छा तथा संकल्प करना, स्मरण रखना आदि कार्य भी बृहद मस्तिष्क ही करता है। यही मस्तिष्क का ज्ञान व बुद्धि का केंद्र है। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मस्तिष्क का ज्ञान और बुद्धि का केंद्र कौन सा है, तो वह है प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम। ठीक है, अब आगे देखते हैं लघु मस्तिष्क के बारे में। अब देखते हैं लघु मस्तिष्क। अब इसके काम को देखते हैं। तो लघु मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों के कार्यों को उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने आदि पर नियंत्रण रखता है। ध्यान से समझिएगा कि जो संचालन करता है वह तो बृहद मस्तिष्क करता है, लेकिन जो नियंत्रण करता है वह कौन करता है, लघु मस्तिष्क। संचालन यानी संचालन का केंद्र क्या है, तो बृहद मस्तिष्क, और नियंत्रण का केंद्र कौन सा है, तो वह है लघु मस्तिष्क। यह शरीर की सूचनाओं को केंद्र में भेजता है। ठीक है, जब शरीर की सूचनाएं कौन केंद्र में भेजेगा, तो लघु मस्तिष्क हमारे बॉडी की सूचनाओं को, संवेदनाएं हमारी जो सूचनाएं होती है वह केंद्र को भेजता है, जिसके फलस्वरूप शरीर का संतुलन यानी कि बैलेंस जो है वह बना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे चलते समय एक के बाद दूसरा पैर उठाकर रखना पड़ता है, किंतु उस समय हमारा ध्यान पैरों पर न होकर कहीं और होता है। यानी कि हम चलते चले जाते हैं फिर भी हमारा ध्यान पैरों पर नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम चलते जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस गति पर लघु मस्तिष्क का ही नियंत्रण रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो व्यक्ति को अस्वाभाविक रूप से गति करने या गिरने से बचाता है, गति करने और गिरने से कौन बचाता है, तो वह लघु मस्तिष्क बचाता है, क्योंकि नियंत्रण किसका रहता है, तो नियंत्रण लघु मस्तिष्क का रहता है, जबकि संचालन किसका रहता है, तो वह जो है वह बृहद मस्तिष्क का रहता है। ठीक है, लघु मस्तिष्क में चोट लग जाने पर अथवा कोई विकार हो जाने से उसका अंगों पर से नियंत्रण उठ जाता है। यानी कि लघु मस्तिष्क में चोट लग गई तो वह उस अंग से क्या हो जाता है, नियंत्रण उसका उठ जाता है। जैसे पैर लड़खड़ाने लगता है,
अन्य अंगों की क्रियाएं, अंगों की गतियां अनियमित हो जाती हैं, चक्कर आने लगता है, जिससे शरीर का संतुलन रखने में कठिनाई होती है। यानी कि शरीर का संतुलन किसके द्वारा रखा जाता है? तो शरीर का संतुलन रखा जाता है लघु मस्तिष्क के द्वारा। अगर लघु मस्तिष्क से चोट लग जाए और उसकी जो तंत्रिकाएं होती हैं, जिस अंग की तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो उस अंग का नियंत्रण जो है वह खो जाता है। तो वो जिस भी अवस्था में रहता है, जैसे हाथ की तंत्रिकाओं को लघु मस्तिष्क में चोट लग गई तो क्या होगा? हाथ जो है वह झूलने लगता है, उस पर लघु मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखेंगे मेड्यूला ऑब्लिगेंटा के काम को। देखिए, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा को मस्तिष्क पुच्छ अथवा मज्जिका भी कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के सबसे पीछे भाग में स्थित रहती है। यह मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है तथा सुषुम्ना या मेरुरज्जु अथवा सुषुम्ना नाड़ी का आरंभिक भाग है। ठीक है, इसका आकार चौड़ा व आयताकार होता है। यह मस्तिष्क को सुषुम्ना से जोड़ता है। मस्तिष्क को सुषुम्ना से कौन जोड़ता है? तो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यही एक मुख्य भाग है जो हमारे शरीर की महत्वपूर्ण क्रिया है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया और रक्त का संचालन कहाँ से होता है? तो इसका संचालन होता है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा यानी सुषुम्ना शीर्षक द्वारा। ठीक है, रक्त संचालन आदि पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तथा शरीर के तापक्रम को भी यह नियंत्रित रखता है। तो यह इसका मुख्य काम हो गया। कौन कौन से काम हो गए? तो हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया, रक्त संचालन और शरीर के ताप का नियमन कौन करता है? तो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा करता है। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है, इसलिए चीजें सिर्फ मैं यहीं पे आप लोगों को बता रही हूँ। आई थिंक आप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली प्रोवाइड कराती रहूँगी। कोई भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।